मेरे सामने सब कुछ हुआ है। मेरे सामने मेरे बेटे में गोली मारी थी। मेरे सामने मेरे बेटे में गोली मारी थी। मुझे मेरे साथ भी मारपीट की थी, मेरे घर में तोड़-फोड़ की थी। ये सुना आपने, अब ये सुनिए। ये पैर में गोली मारी हाँ। और कुंदन के गोली नहीं मारी पैर में। अच्छा। और इनको गोली मार के और दोनों कुंदन अली के हाथ में कट्टा उनके दोनों के हाथ में थमा के हाँ। फोटो खींच लिए थे। ये बयान उत्तर प्रदेश में पुलिस बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। ये बयान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है। जी हाँ, 1 महीने के अंदर 2 अलग अलग केस में पुलिस को लेकर कोर्ट के बयान आए। एक केस में तो 12 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, दूसरे केस में जांच का आदेश दिया। ऐसे में यूपी पुलिस की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं और हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? नमस्कार, मैं मोहन कुमार। किसी कारणवश शादाब इस हफ्ते भी आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जनाब ऐसे कैसे का ये एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो आगे देखने से पहले एक अपील, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ, एनवायरनमेंट हो या फिर इकोनॉमी या जॉब, हम हर मुद्दे पर अलग नज़रिया और फैक्ट्स लेकर आते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। आप हमारा साथ द क्विंट को सब्सक्राइब करके मेंबर बनकर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं नोएडा एनकाउंटर मामले से। बात साल 2022 की है। सितंबर का महीना था। जेवर थाने में हत्या का एक मामला दर्ज होता है। पुलिस के मुताबिक जांच में सोमेश गौतम का नाम आता है। पुलिस सोमेश और उसके साथी प्रवीण को कथित चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करती है। पुलिस के मुताबिक सोमेश ने 15 लाख रुपए लेकर हत्या में शामिल होने की बात बताई थी। जब पुलिस सोमेश और प्रवीण की निशानदेही पर हत्या की वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने गई, इस दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और एनकाउंटर में दोनों घायल हो गए। मथुरा निवासी इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोमेश के पिता तरुण गौतम ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए जून 2024 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 14 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा की सीजेएम कोर्ट ने जेवर थाना के तत्कालीन एसएचओ अंजनी कुमार समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद 8 अप्रैल 2025 को जेवर थाने में आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास सहित 11 अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन उस रात हुआ क्या था? मेरे पास 4 सितंबर 2022 में की रात को पुलिस आई थी यहाँ और घर में गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ और लड़के की पूछी लड़का कहाँ है। मैंने कहा वो तो दिल्ली रह रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है। बोले नहीं तो तू झूठ बोल रहा है। मारपीट की खूब। कितने पुलिस वाले आए? लगभग 1 दर्जन। पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मथुरा निवासी तरुण गौतम ने बताया कि इसके बाद 4 और 5 सितंबर 2022 की रात को पुलिस उन्हें दिल्ली लेकर गई। सुबह 3:45 बजे वो लोग दिल्ली के शकरपुर स्थित सोमेश के कमरे में पहुंचे। एफआईआर में कहा गया है, सभी लोगों ने सोमेश को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए गाड़ी में जबरदस्ती डाल दिया। इसके बाद पुलिस सोमेश और उनके पिता को दिल्ली से जेवर थाने लेकर आई। तरुण ने एफआईआर में पुलिस पर सोमेश को करंट लगाने और मारपीट का आरोप लगाया है। एफआईआर के मुताबिक 6 सितंबर 2022 की रात करीब 9 बजे पुलिस सोमेश को एक अज्ञात स्थान पर ले गई। सोमेश की आंखों पर पट्टी और दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे थे। पुलिस ने गोली मारी जो सोमेश के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। एक्चुअली 12 आदमी 4 तारीख की शाम को मथुरा गए सोमेश गौतम के घर पे। उसके पिता से पूछताछ करी कि भाई तुम्हारा लड़का कहाँ है, वो वांटेड है 302 में। और सोमेश के पिता ने मना किया तो घर में मारपीट करी और 22,000 रुपये वहां से जो है अलमारी से ले आए और इसको तरुण गौतम को पकड़ लाए, सोमेश के पिता को। और रात को उसको अज्ञात जगह रखा। सवेरे 2-2:30 बजे जो उसको दिल्ली ले गए। लड़का वहाँ कोचिंग ले रहा था दिल्ली में, शकरपुर में किसी फ्लैट में रह रहा था। वहां जाके उसे पकड़ के लाए 4:14 पे सवेरे। सीसीटीवी में कैद हो गया। और 5 तारीख को जो है लड़के को कोई अज्ञात रखा, अन्य जगह रखा, पिता को कोई अन्य जगह रखा। और 6 तारीख को शाम को गोली मार करके एक फर्जी मोटरसाइकिल प्लान कर दी और एक फर्जी पिस्टल लगा दी कि 3/25 27 बनती है और 302 बुक कर दिया और गोली मार। थाने में डिमांड रखी गई थी, मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे। 10 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दोनों को छोड़ देंगे और
हम जानते हैं कि तुम्हारा बेटा निर्दोष है, लेकिन फिर भी हम जो है हमारे ऊपर दबाव है, हमें अपना केस सॉल्व करना है, इसलिए हम तुम्हारी बेटी का नाम रख रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सुमेश के पिता को खासा संघर्ष करना पड़ा। करीब 8 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वहीं पुलिस की गोली से घायल सुमेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वे अब ठीक तरीके से चल फिर भी नहीं सकते। इसके अलावा पुलिस केस की वजह से उन्हें सरकारी नौकरी हासिल करने में भी दिक्कत आ रही है। 2.5 साल में मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी है मैं ही समझ सकता हूँ। पैसे से, इज्जत से, हर तरीके से मैं बर्बाद हुआ हूँ। बेटे का करियर नहीं बन पा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है। जो बड़ी प्रतिष्ठित बड़ी कंपनियां हैं वो नौकरी पे लेने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव होने की वजह से। और कहीं कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं बन पा रही है जो कि जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकेगा। एनकाउंटर की एक और कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी भी यूपी की है। एनकाउंटर की वही कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जिसके बाद पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। मामला कानपुर का है। 21 अक्टूबर 2020 को नजीराबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह ने अरमापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके मुताबिक उनके नेतृत्व में एक टीम मरियमपुर तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार 2 लोग उनकी ओर आते दिखे। पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन वे रुके नहीं और भागने लगे। पुलिस ने दोनों लोगों का पीछा किया। वे अरमापुर की ओर मुड़ गए। इस बात की सूचना वायरलेस पर दी गई तो अरमापुर थाना के प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा ने भी घेराबंदी की। खुद को घिरा पाकर दोनों लोगों ने मोटरसाइकिल छोड़ दी। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने पिस्तौल निकाली और फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए। घायलों की पहचान अमित और कुंदन के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक अमित की जेब से 2 सोने की चेन और 1000 रुपए नगद मिले। उसके पास से 315 बोर की देसी पिस्तौल भी बरामद हुई। वहीं कुंदन के पास से 1 सोने की चेन और 1 चेन का टुकड़ा मिला था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने सहित 3 केस दर्ज किए थे। मामले की सुनवाई 2022 में शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 10 गवाह पेश किए। गौर करने वाली बात है कि वे सभी पुलिसकर्मी थे। मामले में कोई स्वतंत्र सरकारी गवाह पेश नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जिसके बाद पूरा केस ही पलट गया। दरअसल कोर्ट ने पाया कि आरोपियों के कब्जे से बरामद पिस्तौल 13 साल पहले यानी 2007 में एक अन्य मामले में माल खाने में जमा थी। इसके अलावा पुलिस की कहानी में कई और खामियां पाई गई। पहला, पुलिस ने रिकवरी मेमो में पुलिस स्टेशन से निकलने का समय और स्थान दर्ज नहीं किया। दूसरा, पुलिस ने स्वतंत्र गवाह पेश करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए। तीसरा, फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी, लेकिन किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। चौथा, कोर्ट ने 2 पुलिस निरीक्षकों के बयानों में भी विरोधाभास पाया। पांचवा, मरियमपुर चौराहे पर CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन फुटेज दाखिल नहीं किया गया। 1 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने उनके पास से हथियारों की झूठी बरामदगी दिखाकर उन्हें गलत तरीके से फंसाया है। बता दें कि अमित को पहले ही जमानत मिल गई थी, वहीं कुंदन भी जेल से रिहा हो गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय सिंह ने कानपुर के पुलिस आयुक्त को पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अगर जांच में यह साबित होता है कि पुलिस ने अवैध रूप से माल खाने से पिस्टल निकाली और फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, तो संबंधित अधिकारी और उनकी टीम के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी कहा है। पिछले 5 सालों में अमित और कुंदन के परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। द क्विंट से बातचीत में अमित के भाई सुमित कहते हैं, 3 बच्चे दूर रहे हैं और प्लस इसके माँ बाप के इतना पैसा खर्चा हुआ है, ये 5 साल इतना कटवाया जेल, तो उसका भुगतान भरा कौन जाएगा? क्या पुलिस वाले भरे जाए या फिर सरकार बुलाए पुलिस से? जो पुलिस वालों ने किया है, हम तो यही इंसाफ मांगेंगे ना अपना। जो हम लोग को 5 साल में इतनी तकलीफें हुई, हमने कर्जा ले लेके मिलाई करी, कर्जा ले लेके हमने कर्जा चुकाया, अपना खून पसीना कमाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, 10-10 रुपए सवारी चलाते हैं, दिन भर में जब जाते हैं 500 रुपए कमाते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो सुल्तानपुर का मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला हो या फिर गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस। अगर आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 31 मार्च 2017 से 21 मार्च 2022 के बीच पुलिस मुठभेड़ में 158 अपराधी मारे गए। मतलब हर 2 महीने में लगभग 5 अपराधी मारे गए। जबकि दूसरे कार्यकाल में 25 मार्च 2022 से 5 सितंबर 2024 के बीच 49 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए।
मतलब हर 2 महीने में लगभग 3 अपराधी मारे गए। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने दोहराया है कि जब भी किसी शख्स की पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है या अगर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगते हैं तो अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। 2022 में राज्यसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 से लेकर 2021-22 के बीच पुलिस मुठभेड़ में मौतों को लेकर देश भर में 813 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 459 मामलों का निपटारा हो गया, जबकि 354 मामले अभी लंबित हैं। 2022 एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ 2614 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 1113 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, 12 को दोषी करार दिया गया, जबकि 282 बरी हुए। मानवाधिकार उल्लंघन के तहत एनकाउंटर किलिंग को लेकर सिर्फ 6 मामले दर्ज हुए, जिसमें 15 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट नहीं आई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द पॉइंट के साथ।